औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकात के बाद बहुत से इदारों को और बहुत सी शख्सियात को जो मैसेज पहुँचे हैं, उन मैसेजेस के बाद तमाम बहुत से कामों में बेहतरी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा सिंध में जो आईजी सिंध हैं, जिनको निगरान हुकूमत आने के बाद जिनकी तकरीरी की गई थी, जब वो आईजी साहब चार्ज लेने के बाद उन्होंने एक तारफ़ी इजलास बुलाया था अपने ऑफिस में, तो उसमें मुतअद्दिद जो पुलिस अफसरान थे, उन्होंने न सिर्फ उस तारफ़ी इजलास में शिरकत इसलिए नहीं की थी, उनका कहना था कि चूँकि आईजी साहब हमारे बेजमेट हैं, लिहाजा जो है हम उनको आईजी एक रस्मी तौर पर ये मैसेज दिया गया था कि हम उनको आईजी कबूल नहीं करेंगे। और इस तरह से बहुत से जो डीआईजीज़ थे और बहुत से अफसरान थे, उन्होंने आईजी साहब की उस मीटिंग में शिरकत नहीं की थी जो उनका एक तारफ़ी इजलास हुआ था। उसके बाद भी बहुत से पुलिस अफसरान जो थे वो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उनके टेलीफोन भी, आईजी साहब के टेलीफोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे और उन्हें ख़ासी दुश्वारी पेश आ रही थी जब से उनकी तैनाती हुई थी। लेकिन चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की 2 सितंबर को जो मुलाकात हुई है ताजरों से, और ताजरों से जो गुफ्तगू रही, और उसके बाद वो गुफ्तगू सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया पर जो वायरल हुई है, उसके बाद तमाम वो लोग जो अहकामात की जो है वो हुक्म उदूली कर रहे थे, उनके तमाम लोगों के दिमाग दुरुस्त हो गए हैं और अब वो जो तमाम मामला थे ना उलझे हुए, वो सुलझ गए। तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन का भी एतराज़ था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बैन लगाया गया था, तो उसमें भी शायद नरमी देखने में आई है। और गुज़श्ता रोज़ जो पुलिस में अहम तबादले में, उसमें एक एडिशनल आईजी तब्दील हुआ है कराची का, और फिर 8 डीआईजी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, 8 नए डीआईजीज़ लगाए गए हैं पूरे सिंध में, और 31 एसएसपीज़ और डीएसपीज़ की तैनाती हुई है। तो इससे कबल तो जो अफसरान थे वो तो जो थे वो आईजी साहब को आईजी से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है और तबादले में, तो इसके बाद अब महसूस होता है कि सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकेगा। अभी ऊपर की सतह पर तो तबादले हो चुके हैं, लेकिन मेरी जो बाला हुकाम से दरख्वास्त है, और मैं पहले भी इस सिलसिले में निशानदेही कर चुका हूँ कि कराची में जो 100 से ज़ायद थाने हैं, उन थानों पर 90 से ज़ायद जो पुलिस अफसरान हैं, जिन्हें एसएचओ कहा जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लगाए गए थे अरकान असम्बली, एमपीएज, मिनिस्टर्स और पार्टी अहदेदारों के ईमा पर। और मुबैना तौर पर ये तमाम पुलिस अफसरान जो हैं, जो थानों पर एसएचओ तैनात हैं, वो उन लोगों के किचन चला रहे थे जिन लोगों ने उनको तैनात कराया था। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद पुलिस की जो है वो जो एसएचओ हैं, वो जो लगे हुए थे वो सिफारिशों पर लगे हुए थे, और फिर सिफारिशों पर लगने वाले एसएचओ की कारकर्दगी भी आपने देखा कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम में 112 अफराद मारे जा चुके हैं, और आपने देखा कि खुलेआम डकैतियाँ भी हुई हैं, अगवा बराए तावान भी हुए हैं, और उन्हीं एसएचओ ने जो सिफारिशों पर लगाए गए थे, उन्होंने मुकामी शहरियों को अगवा भी किया, अपने थानों में बंद करके उनसे तावान भी लेने की कोशिश की गई, और फिर चंद एसएचओ जो थे उसमें पकड़े भी गए, लेकिन उनकी बासानी ज़मानतें भी हो गई, और वो जो है दोबारा थानों पे तैनात कर दिए गए। तो इन तमाम जो पुलिस अफसरान की ऊपर की सतह पर एसएसपी, डीएसपीज़ और डीआईजीज़ के तबादले हुए हैं, तो हमारी आला हुकाम से ये भी अपील है, पूरे शहर के शहर कराची की अपील है कि न सिर्फ कराची बल्कि अंदरून सिंध में जो सिफारिशों पर लगाए गए एसएचओज़ हैं, उनको भी हटाया जाए और उनकी जगह पर नेक नाम और अच्छी शोहरत के पुलिस अफसरान को लगाया जाए, ताकि मज़ीद जो है बेहतरी देखने में आए और लोग जो है वो सुकून का सांस ले सकें। दोस्तों, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ताजरों से मुलाकात के बाद और जो ख़बरें वायरल हुई, उसके बाद कम से कम पुलिस में कुछ सुधार नज़र आया, और वो तमाम पुलिस अफसरान
जो कल तक आईजी साहब को आईजी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने उसको तस्लीम भी किया और उनके अहकामात पर अमल भी दरामद भी शुरू हो चुका है। अब मैं जिक्र करूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद जो उन्होंने अपनी ताजरों से वादा किया था, उसमें जो है वो किस किस्म की तब्दीली नज़र आई है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अफ़गान और ईरान बॉर्डर जो हैं वो सील कर दिए गए हैं और गुज़श्ता 2 रोज़ से उनको वहाँ से जो होने वाली स्मगलिंग है उसको बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया है और वहाँ सख्ती से अमल दरामद उस पर हो रहा है। यही वजह है कि इससे न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए की स्मगलिंग होती थी, अरबों रुपए का ईरानी तेल मार्केट में बेचा जाता था और अफगान ट्रेड के हवाले से भी एक बदनाम ज़माना था हमारा। ये जो बॉर्डर था इसमें ये तमाम सील कर दिए गए हैं और बताया जाता है कि वहाँ सख्ती भी की गई है। अफगानियों की जो एंट्री हो रही थी मुसलसल अफगानी शहरी जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनकी पर भी सख्ती की गई है और इस तरह से ये जो स्मगलिंग का सिलसिला था उसमें खासी कमी आई है और उस पर मज़ीद जो है वो सख्ती करने के अहकामात थे आर्मी चीफ साहब के, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल भी 1-2 रोज़ से खासी बेहतर नज़र आ रही है। तो जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो ताजरों से वादे किए थे उन पर कुछ ना कुछ अमल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से लाहौर के ताजरों से भी जो मुलाकात हुई थी उन पर भी उन्होंने जो वादे किए थे उसमें ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन में नज़र आ रही है। फिर नाज़रीन एक आपको एक अहम ख़बर ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो एक अहम जगह पर अहम जगह पर एक इजलास हुआ और उस इजलास में न सिर्फ डीजी नैब ने शिरकत की बल्कि वफाकी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो खुफिया इदारे थे उनके जो कुछ अहदेदार भी उसमें अफसरान भी शामिल थे और फिर मुकामी सतह पर कराची के जो सिंध की सतह पर जो खुफिया इदारों से ताल्लुक़ रखते थे वो भी उसमें शामिल थे। हिकमत अमली बनाई गई है, हिकमत अमली तय की गई है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों की निशानदेही की गई थी। 2 सितंबर को इजलास हुआ था जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिसमें उन्होंने ख़िताब किया था। उन तमाम मामलात पर जो ताजरों से वादे किए गए थे उन पर अमल दरामद के लिए ये इजलास हुआ था और इस इजलास में कई घंटों ये इजलास जारी रहा और इसमें ये फ़ैसला किया गया कि फ़िल फौर उस पर अमल दरामद शुरू होगा उस पर गैर इसमें जो है वो इस सिलसिले में तमाम उस अफसरान की फ़हरिस्तें भी कल तरतीब दी गई हैं और बाज़ वज़रा भी इसमें शामिल हैं, अरकान असम्बली भी, मुख्तलिफ़ जमातों के वो लोग जिन लोगों ने जो एक मेगा करप्शन में मुलव्वस हैं उन लोगों के भी नाम शामिल हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ आइंदा 48 घंटों में क्रैक डाउन होता हुआ नज़र आएगा और उसमें जो फ़हरिस्त मरतब की गई है उसमें नो फ्लाई जोन के भी कुछ लोग हैं जिनको जो एक एयरपोर्ट्स पर जिनकी लिस्टें आवेज़ा किए जाने का इम्कान है। तो इस तरह से ये जो सूरत हाल है जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ताजरों से वादे किए थे उन पर तेज़ी से अमल हो रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना था कि ये तमाम जो काम हैं 6 माह के अंदर अंदर निपटाने हैं। तो इस तरह से 2 रोज़ में काफ़ी डेवलपमेंट देखने में आई है और ख़ासे ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान परेशान दिखाई दे रहे हैं जो कभी माजी में जिन लोगों ने माजी में करप्शन करते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस कड़े एहतसाब का निशाना बनेंगे। नाज़रीन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अपनी तमाम जो कैबिनेट थी उनकी जिससे वो मुशावरत कर रहे थे इस दुबई में, वो अब कराची तशरीफ़ ले आए हैं और आने के बाद फौरी तौर पर जो पीपल्स पार्टी का तर्ज़ सियासत है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। एक तरफ तो आप तो जानते हैं पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध में उनका तर्ज़ सियासत कुछ और होता है, फिर पंजाब में उनकी सियासत कुछ और होती है और फिर जब उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो, उनके बदगुमान वज़रा के ख़िलाफ़, उनके बदगुमानी के ख़िलाफ़ अगर कोई ऑपरेशन शुरू हो तो फिर वो कौम परस्ती का नारा जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं और अब ये उनका सिलसिला शुरू हो गया है। उस दिनों नासिर शाह साहब ने भी और फिर खुशी शाह साहब ने भी जो टीवी चैनल्स पर बैठकर जो गुफ्तगू की वो भी सब आपके सामने है और अब जो हमें इत्तलात मिली है कि सोशल मीडिया की जो टीम बनाई गई है 18 मुबैना तौर पर 18 अरब रुपए खर्च करके
उस टीम को ये टास्क दिया गया है कि वो सिंध के हवाले से, सिंध की सियासत के हवाले से सोशल मीडिया पर वो तमाम चीज़ें वायरल करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है। और उसमें नदीम भुट्टो साहब को इस वक्त इंचार्ज बनाया गया है और उसको मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि सिंधी कौम परस्ती के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो माजी रहा है उसको उजागर किया जाए। और इस हवाले से पिछले दिनों एक मलीर में इजलास भी था, उन्होंने उसमें सिलसिले में तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं उनको कहा है कि अब वो कौम परस्ताना पीपल्स पार्टी की वो कौम परस्ताना जो सियासत है उसको सामने लेकर आएँ और वो वही माजी की तरह एक नारा लगाया जाए। पंजाब में दूसरा नारा होगा, कराची में दूसरा नारा होगा, सिंध में तीसरा नारा होगा और फिर इसी तरह से इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार किए जाने का इम्कान है एक मरतबा फिर। अब मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो 2 खिताब किए हैं इस 2 दिन के दौरान। सबसे पहले तो उन्होंने शुगर माफिया को ललकारा है और शुगर माफिया को ललकारते हुए उन्होंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से ये अपील की है कि वो शुगर माफिया को कंट्रोल करें और अगर वो उन्हें 1 माह दे दें तो वो इस शुगर माफिया को कंट्रोल करने का फ़न जानते हैं। उनका कहना था कि शुगर माफिया ने पूरे पाकिस्तान पर खरबों रुपए का बोझ डाला है आवाम पर और इस तरह से गिरती हुई मईशत पर एक और उन्होंने एटम बम मार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो जो अशराफिया क्लास के जो लोग हैं शुगर माफिया में भी उन्हीं को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि शुगर माफिया में सबसे ज़्यादा पीडीएम के लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, इसके अलावा जिन जिन लोगों की शुगर मिले उनका तमाम का ताल्लुक पीडीएम के लोगों से और उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उन्हीं लोगों ने खरबों रुपये कमाए हैं आवाम से शुगर माफिया में। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक भी ज़रूर पहुँचाया जाए। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं हमारे, उनका जो ख़िताब था लाहौर में ताजरों से और उसके बाद फिर उनका ख़िताब कराची में भी था, लाहौर में भी था, तो उस ख़िताब को भी उन्होंने खूब सराहा है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब, मैं इस आपके ख़िताब को सराहता हूँ और आपने जो बातें कही हैं ताजरों से, अगर इस पर मन अमल हो गया तो फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो ताजरों से आपकी गुफ्तगू रही है वो पाकिस्तान की मईशत में भी बड़ा, अगर उस पर अमल किया गया तो पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत पे बड़ा अहम अच्छे असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत पर भी जो है अच्छे असरात मुरतब होंगे। लेकिन उन्होंने आखिर में ये भी फरमाया कि इस तमाम शुगर माफिया में न सिर्फ सियासतदान मुलव्वस हैं बल्कि उनकी इतलात के माते भी उनका कहना था कि इसमें कुछ रिटायर और हाजिर सर्विस जनरल्स की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आती है जो मेरी इतलात हैं। तो इन सियासतदानों के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ जो शुगर माफिया जिन्होंने खरबों रुपए इस स्कैंडल के ज़रिए कमाए, उन सियासतदानों को भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर उन हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जनरलों की भी तहकीकात होनी चाहिए जिन लोगों ने इसमें इस बहती गंगा में हाथ धोए। उनका कहना था कि तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और तमाम लोगों को इस शुगर माफिया में जो मुलव्वस है शुगर स्कैंडल में, उनको न सिर्फ आवाम के सामने बिल्कुल ओपन किया जाए और बताया जाए कि ये लोग जो कल जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने शुगर के ज़रिए आवाम को लूटा है और आवाम को जो है न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया है बल्कि आवाम पर एक भारी बोझ बने थे। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।